कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हल करेंगे। जो प्रश्न होगा आपका बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित किया गया था 24/8/2023 को, उसके हम प्रथम पाली के प्रश्नों को जो पेपर था उसके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जो भी अभ्यर्थी इसमें बैठे होंगे आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, यही 24/8/2023 को संपन्न हुआ था प्रथम पाली का, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी का यह पेपर था। महिलाओं के लिए द्वितीय पाली था। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। पहला करें कि कोड में दिया हुआ है, कोड में कोडे दे दिए हैं डायरेक्टली, और कोड का संकेत क्या कर रहा है यहाँ पे 15, 16, 19 और 91 करके दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या है, स्टेप है, स्टेप का ही संकेत है। तो कह रहा है कि इसका संकेत क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। जैसे इसका हमें कोड चाहिए, तो देखिएगा इस यहाँ पे है, और इसके लिए कितना संकेत कर रहा है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं SPOTE। ठीक है, इसका संकेत क्या है, तो इसका संकेत यहाँ पे 16 हो गया। कितना हो गया, इसका संकेत हमारा हो गया 18। अच्छा, यहाँ पे 18 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या है, इसका यहाँ पे हो गया 18। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा पी का क्या है, तो पी यहाँ पे देखिएगा स्टेप में अंतिम है तो 22 हो गया, पी का 22 हो गया। ओ के लिए क्या है, यहाँ पे देखिएगा कोड में क्या है, ओ है, और यहाँ पे क्या है आपका 16 है, यहाँ पे फिर हम 16 लिख दिए। टी के लिए देखिएगा, तो हमारे ख्याल से यही से फाइनल हो गया। देखिएगा 18, 12, 16 कहाँ पे है, 18, 12, 16, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या 18, 12, 22, 18, 22 और 16। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने यहाँ पे आसानी से कर लिया। उसके बाद से देखिएगा दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 40 पाई स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जो वृत्त का त्रिज्या होगा उसी के लंबाई के बराबर क्या होगा, वर्ग का भुजा होगा। तो कह रहे हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे तो आपको इतना समय मिलता नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे सही तरीके से हल करके दिखला रहे हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 40 पाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखिएगा तो पाई स्क्वायर से क्या हो गया, एक पाई से एक पाई खत्म हो गया। अब क्या बच गया हमारा, आर स्क्वायर बराबर बच गया 40 पाई, यानी कि आर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 40 पाई। यानी कि जो आर का मान निकल गया वही क्या होगा, वर्ग का भुजा होगा। तो यानी कि वर्ग का भुजा हमारा क्या हो गया, भुजा होगा हमारा इतना 40 पाई रूट में। तो यही क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 40 पाई का क्या करेंगे हम, जो रूट में दिया उसका वर्ग करेंगे। तो सिंपल, जब रूट में दिया हुआ उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, सिंपल रूट हट जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे निकल के 40 पाई, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका 40 पाई। ठीक है, तो प्रश्न ये प्रश्न आसान था कहीं ना कहीं, ये बनने वाले प्रश्न थे। इसके बाद से देखिएगा अब यहाँ पे प्रश्न दे रहा है 47 में, है कि समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए, और यहाँ पे 5 शब्द दिए हुए हैं, पुस्तक हो गया, कागज हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया। तो इन सब में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भिन्न क्या होगा, तो रबड़ के लिए होगा। ठीक है, बाकी सब क्या होता है आपका पुस्तक, मान लीजिए पढ़ने के काम में, कागज लिखने के काम में पेंसिल और पेन से भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्या होगा रबड़ थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, अगर उसका गुण वगैरह देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, अन्य सभी से भिन्न। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, आ गया रबड़ यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन में भिन्न होगा। अब कह रहे कि देखिएगा 48वां प्रश्न कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1 कह रहा है, d बराबर कह रहा है कि 2 होगा, p बराबर क्या होगा 4, तो अगर यही सीरीज लिया जाए तो i का यानी कि 3 किसको संकेत करेगा, यानी कि 3 का संकेत क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये का जो संकेत है वह 1 क्यों है, या फिर क्या है, d बराबर अगर 2 कर रहा है, p बराबर अगर 4 कर रहा है, तो इसी क्रम में 3 को किस संख्या से दर्शाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा a है यहाँ पे, और ए का नंबर क्या होता है, अगर हम क्रम देखें ABCD का, ए आता है प्रथम नंबर पे, और फिर उसके बाद से देखिएगा डी किस नंबर पे आता है, तो डी आता है 4 पे। डी क्या होगा, काउंटिंग करेंगे तो 4 पे होगा। उसी प्रकार पी किस नंबर पे आता है, तो पी आता है हमारा 16 का। इन सब का रूट में से क्या कर दिया है, निकाल दिया है।
तो 1 का रूट में से 1 होगा, और 4 का क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, 16 का क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार अगर देखिएगा यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 रूट में से निकला हुआ है ना, 3 क्या है हमारा 3 संकेत में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 का हम क्या करेंगे रूट में यहाँ पे 9 का होगा ना, तो 9 के नंबर पे क्या होता है आई होता है, यानी कि अगर यहाँ पे हम आई रखते हैं तो आई का क्रम क्या होगा 9 होगा, और 9 का रूट में से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, क्या निकलेगा 3, यानी कि 48 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 किसको संकेत करेगा आई को संकेत करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब इसके बाद से देखिएगा यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न का है कि दो संख्याएं 21 एवं 10 के अनुपात में यदि उनका मसा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्या जिसका क्या अनुपात दिया हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि अनुपात क्या है आपका 21 और 10 है, और इनका मसा 11 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल है, जब दो संख्याओं का क्या अनुपात दिया हो और उसका मसा दिया हो, तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों अनुपातों को जोड़ करके उसमें मसा से गुणा कर देते हैं। तो देखिएगा यानी कि 21 हो गया, अब प्लस कितना 10, यही अनुपात है हमारा, 21 अनुपात कितना 10, दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया जी 31 हो गया। और 31 में क्या करेंगे हम, जो हमारा मसा है उससे गुणा करेंगे, तो मसा कितना है, मसा 11 है ना, तो 11 से गुणा करेंगे तो यही हमारा गुणनफल हो जाएगा। 1 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3, यानी कि कितना हो गया 341। सिंपल है, अनुपात के साथ क्या करेंगे, अनुपात को योग करके और मसा का क्या करेंगे हम, मशक से गुणा कर देंगे, तो एक कितना निकल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 341। 300 कितना हो गया 41, ठीक है। अब उसके बाद से देखेंगे हम 50 नंबर प्रश्न को, ये भी मैथ है, ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर का है कि दो स्मार्टफोन, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर 10% की लाभ होती है, ठीक है, और स्मार्टफोन को ₹Q में बेचने पर, यानी वही स्मार्टफोन अगर P में बेचते हैं तो उसको 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन अगर उसी स्मार्टफोन को हम Q में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है 10% की हानि हो रहा है। तो कह रहे हैं कि P और Q का क्या करें, अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपल है, स्मार्टफोन को क्या करेंगे हम, स्मार्टफोन P को क्या कर रहा है, P को कह रहे हैं कि 10% लाभ पर बेचने पर, तो ये P हो गया। और 10% लाभ यानी कि 100 का वस्तु है तो इसको हम कितना में बेचे हैं, 110 में बेचे हैं। उसके बाद से जो Q स्मार्टफोन है वो भी मान लीजिए 100 का क्या है, उसका कीमत निश्चित है, ठीक है, और उसको क्या कर रहा है कि 4% हानि पे, तो 100 में से घटेगा ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 94 और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 96 होगा। अरे घबरा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 घटेगा तो 96 हो जाएगा, इसमें घबरा जाता है। 100 से 100 खत्म है, हमें किसका अनुपात चाहिए, हमें अनुपात चाहिए P और Q का, तो P इधर रहेगा, Q यहाँ पे आ गया बटा में। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 96 ऊपर रहेगा 110, ये हो जाएगा हमारा 96 और बटा में क्या हो जाएगा 110। इसी को जब हम कटाएंगे तो क्या होगा, गड़बड़ होगा जी, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पे क्या करें कि एक स्मार्टफोन को P में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो पहले हमने लाभ लिया है 10%, अगर इसका लाभ दिया जाएगा तो यहाँ पे पहले कह रहा है इसके बारे में, ओके, ठीक है। तो P क्या देखिएगा, P अनुपात अगर हम Q देखें यहाँ पे तो क्या आ रहा है हमारा 96 अनुपात 110 आ रहा है। अगर इसको हम मान लें कि थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, छोटा अनुपात करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 48 अनुपात कितना 55। और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या है 55 अनुपात, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है ना, तो उसके बाद से अगर आप देखिएगा तो सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। इसके बाद हम इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, फैक्टोरियल का प्रश्न है, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, क्योंकि 12वीं क्लास में पढ़ना है फैक्टोरियल, अगर जो बच्चे साइंस लेकर के पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एजुकेशन में शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर क्या हो, एक साथ आए। एजुकेशन जो शब्द है तो देखते हैं पर इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर कितने हैं देखिएगा, ए भी है, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 जो स्वर होते हैं सभी स्वर इसमें दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और उसके बाद से देखिएगा अब अन्य शब्द कौन कौन से हैं, क्या छूटा हुआ है, तो यहाँ पर देखें तो डी छूटा हुआ है, डी के बाद सी है, सी के बाद टी है, और टी के बाद क्या है हमारा एन है। तो देखिएगा फैक्टोरियल हम कैसे लेते हैं, करें कि चारों जो 5 स्वर हो एक साथ दिया है,
तो देखिए 4 गुण तो इसका हो गया, लेकिन एक अंक संख्या के बराबर ये भी होगा, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इन पांचों का क्या होगा, आपस में ही क्रम बदलेगा। तो 5 गुणा तो इसका भी क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। यानी कि इतने तरीके से हम अंकों को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 5 फैक्टोरियल का मान देखा जाए तो 120 होता है, ऐसे हम दिखला दे रहे हैं। 5 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा आपका 3, और गुणे फिर कितना 2, और गुणे 1। ठीक, इसके बाद फिर क्या होगा, इसका मान अगर रखेंगे तो फिर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना होगा 1 होगा। यानी कि इसका अगर मान देखें तो देखिए 4 5 20 3 60 हो जाएगा, 60 गुणे कितना 120, और फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 120। तो 120 गुणे 120 बराबर है 144, 2 जीरो रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 144 पे डबल जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा 52 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या करना है हमें, जो भी भिन्न यहाँ पे दिया हुआ है तो उसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अब भिन्न को हम क्या निकालेंगे, क्रम निकाल लेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है कौन छोटा है। ऐसे करके देखिए कितना आसानी से इसको निकालते हैं। पहले भिन्न को लिख लेते हैं। पहला भिन्न क्या है हमारा 13/18 हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 29/36। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा 41/45, और फिर चौथा क्या है आपका 51/60। ध्यान दीजिएगा कौन इसमें सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। ठीक ना, इसको देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं कि अंतर कितने का है। तो ये जो भिन्न पहला दिया हुआ है 13/8, इसमें दोनों के अंश और हर में अंतर कितने का है। तो अंश और हर में अंतर देखेंगे तो कितना का होगा 5 का है। ठीक है, दूसरे भिन्न में अंतर कितने का है देखिएगा 7, तो दूसरे भिन्न में अंतर हो गया हमारा 7 का। तीसरे भिन्न में अंतर कितने का है, 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 का। और पांचवें भिन्न में अंतर कितने का होगा, तो पांचवें भिन्न में अंतर हो गया 9 का। अब करेंगे क्या कि अंतर जो हम अंतर लाए ना भिन्न का, उस अंतर से अंश में भाग देंगे। किसमें भाग देंगे, जो भी सभी भिन्न का अंतर आया हुआ उसके क्या करेंगे, उसके अंतर से हम अंश में भाग देंगे। तो देखिएगा अब 5 दूनी लगभग 10 होगा। अगर हम 13 में 10 से 5 से भाग देंगे तो लगभग क्या होगा 2 बार में जाएगा ना। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक ना, सिर्फ क्या होगा पूर्ण संख्या ही लिखेंगे, दशमलव वगैरह में नहीं। यहाँ पे देखिएगा 7 चौक लगभग क्या हो गया आपका 28, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 41 में 4 से जब भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। और यहाँ पे 51 में जब 9 से भाग देंगे तो कितना होगा 9 5 45। इस क्रम में क्या होगा, सबसे जो बड़ा मान आएगा, सबसे क्या होगा बड़ा जो मान आएगा वही सबसे बड़ा भी होगा। तो सबसे बड़ा मान किसका आया हुआ है 10 आया ना इसका, यानी कि 41/45 होगा, वह सबसे क्या होगा बड़ा भी होगा। उसके बाद से जो उससे छोटा मान आया हुआ है, किसका मान छोटा आया हुआ है 9 है, 9 नहीं 5 है। यहाँ कितना है 5 है। तो 5 किसका है 51/60, यानी कि ये क्या है इससे छोटा है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे 40 का आया हुआ है कितना 29/36, और फिर सबसे छोटा किसका आया हुआ है 13/18। इस प्रकार हमने क्या किया, आसानी से बिना भाग किए और क्या कर लिया, जो दे रहा है यहाँ पे आरोही क्रम में। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे देखिएगा आरोही माने क्या होता है, आरोही माने होता है बढ़ते क्रम में हमने संख्या, यहाँ पे क्या होगा संख्या। हाँ, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने क्या किया सबसे बड़ा फिर उसके बाद उससे छोटा, ऐसे करके हमने आसानी से सजा दिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद से देखिएगा, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 53 नंबर सवाल देखिए क्या करें कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि कितना वर्ग यहाँ पे बन रहा है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसके सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं वर्गों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, क्या है 4 है, और 4 मैंने 4 के वर्ग के रूप में ऑलरेडी है। तो हम 1 का वर्ग करेंगे 1 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो गया, 3 का वर्ग करेंगे 3 के कितना हो गया 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 16। इन सबको जोड़ देंगे, यही क्या हो जाएगा इस आकृति में वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो 4 को 5 को 5 को 9 को हो गया, 14 को 14 को 16 को कब हो गया 30 का हो गया। यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कुल कितनी है 30 है। कितना है 30 है। तो आसानी से अगर ट्रिक लगाइएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी लगभग आसानी प्रश्न था। अब इसके बाद से प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है
तो यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के क्या है, बराबर है। कह रहा है कि इस प्रकार यदि टोकरी 24 दिन में पूरी तरीके से भर जाती है तो कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा देखिएगा। कि पहले रेलवे वगैरह में प्रश्न इस तरीके का पूछता था, अब वही क्या किया, बीपीएससी टीचर भर्ती यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक दिन में क्या हो रहा है, एक अंडा रखा जाएगा। एक दिन में कितना, एक अंडा। अब दूसरा दिन में कितना अंडा रखा जाएगा टोकरी में, तो कह रहा है कि पहले दिन से जो अंडा है ना उसके बराबर ही रखा जा रहा है। यानी कि आज हो गया अगर आपका 1, तो इसमें हम को रख देंगे और ये वो रख देंगे, ठीक ना, यानी कि 2 हो गया। तीसरा दिन क्या रखेंगे, 2 तो है ही, लेकिन 2 इसमें और रख देंगे, यानी कि जितना है उतना क्या कर और रख देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। चौथा दिन क्या रखेंगे, 4 तो है पहले से, 4 और रख देंगे, यानी कि हमारा डबल कर देना, ठीक है ना, डबल हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार 5वां दिन क्या हो जाएगा, 8 तो है, लेकिन 8 को हम इसमें और रख देंगे, यानी कि 16 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे कि 24 दिन में टोकरी क्या होती है, पूरी तरीके से भर जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर मान ली कि 5 दिन रखा गया है, तो 5 दिन में जितना अंडा है चौथे दिन क्या है, उससे बिल्कुल हाफ है। फिर तीसरे दिन क्या है, उससे हाफ है। फिर उससे पहले वाले दिन देखे तो उससे हाफ है। यानी कि होगा क्या यहाँ पे, 1/4, मान ली कि पूरा अंडा पूरा का दिन भर रहा है, 24 दिन में भर रहा है ना, तो 23वें दिन क्या होगा, 23वें दिन होगा ना, वह हो जाएगा आपका उसका आधा। जो भी अंडा होगा उसका क्या होगा, आधा होगा। और फिर 22वें दिन क्या होगा, यहाँ पे आधा हो गया। अब 22वें दिन क्या हो जाएगा, इसका आधा, 1/2 का आधा हो जाएगा। 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4। यानी कि 22वें दिन क्या होगा, टोकरी में अंडों की जो संख्या होगी वह 1/4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद से देखिएगा, दो संख्याओं का योग कर रहा है 55 नंबर की। दो संख्याओं का योग 480 है। कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो दोनों संख्याओं का मान क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या का मान क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे हम करते क्या है कि बड़ी संख्या मान लेते हैं कि 100 और छोटी संख्या क्या है, y है। लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तो मान कितना आ जा रहा है, तो मान आ जा रहा है हमारा 480। अब यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि बड़ी संख्या में क्या हो जा रहा है, 2% की कमी, यानी कि 100 अगर मानते हैं तो 2 की कमी यानी कि 98% हो गया। और बड़ी छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या y है, इसमें कह रहे हैं कि 10 की हम वृद्धि करेंगे, 100 माने हैं तो 10 की वृद्धि यानी कि 110% हो गया। अब यहाँ पे कहा जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो y यहाँ पे बराबर के बाद है तो पहले आकर के भाग में लग जाएगा, x/y हो गया, और 110 यहाँ पे तो 98 जाकर के यहाँ पे भाग लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करने कितना, 55:49 हो गया। 55 क्या हो गया, 49 हो गया। अब देखिएगा करेंगे क्या यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या करें, बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें। तो देखिए बड़ी संख्या बराबर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 55:49 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके क्या करेंगे हम, हर में डालेंगे, यानी कि 49 और 55 जोड़ेंगे तो 104 हो गया, ठीक है। और मान किसका निकालना है, अगर बड़ी संख्या का मान कहता तो हम यहाँ पे 49 लिख करके और फिर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के योग से गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या कहता तो 49 रखते, बड़ी संख्या करें तो क्या लिखेंगे, 55 और गुणे दोनों संख्याओं का योग कितना है, 480 है। 480 अब कटाएंगे इसको, 8 से कटेगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 है, 8 3 के 24 और 8 से क्या हो जाएगा, 8 6 के 48। अब देखो गुणा करते हैं ना, तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3300 बटा क्या हो जाएगा, 13। 3300 बटा क्या हो गया, 13। ये क्या हो गया, बड़ी संख्या का मान निकल कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद से देखिएगा, अब उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे प्रश्न दे रहा है 57 नंबर, करे कि 240 और फिर उसके बाद से क्या है 120 और फिर क्या है वाट का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे अज्ञात है, और फिर 180 360 और क्या है 390 है। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे
प्रश्नवाचक चिन्ह दे रहा है, उसके स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या है 240 है, तो देखिए कि 240 में कौन सा क्रिया कर रहा है कि वहाँ पे 120 हो रहा है। तो सिंपल है, क्या करता है 240 के साथ 1/2 का गुणा करता है। कितना का गुणा, 1/2 का गुणा, 120 हो गया आपका, यहाँ पर लिख देंगे। अब करें कि 120 में कौन सी क्रिया किया जाए कि वाट के स्थान पर रखा जाए, और फिर उसमें कौन सी क्रिया किया जाए कि 180 होगा। फिर 180 के साथ कौन सा क्रिया हो रहा है कि 360 हो रहा है, और 360 के साथ अगर किस काम गुणा करते हैं या फिर जो भी करते हैं कि 900 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 120 हो गया ना, तो पहले क्या करता था देखिएगा 1/2 से गुणा होता था, यानी कि आधा से। अब यहाँ पे गुणा किससे हो रहा है, 1 से, यानी कि कितना आ गया हमारा 120। पहले 1/2 से गुणा हुआ, फिर उसके बाद से क्या हुआ 1 से। अब देखिएगा जब 120 हमारा आ गया, अब यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे, तो देखिए 0.5 बढ़ा, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा 0.5 का वृद्धि, यानी कि 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2, घटाएंगे इसको, क्या हो जाएगा 60, और 60 के कितना हो गया हमारा 180। देखिएगा यहाँ पर नहीं हुआ 180। अब फिर क्या करेंगे 180 के साथ 2 से गुणा करेंगे, फिर यानी कि डेढ़ में कितना बढ़ गया 0.5 बढ़ गया, यानी कि 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा 360। और फिर क्या करेंगे 360 में फिर 0.5 बढ़ेगा, यानी कि 2.5 होगा। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, 1 घटा लेंगे तो कितना होगा 180 हो गया, और 180 पचे क्या होता है 900, यानी कि रिक्त स्थान के जो हम संख्या भरेंगे वो क्या हो जाएगा 120। कितना होगा 120, ठीक है। अब इसके बाद से इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग है, और क्या कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसका मान ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्रिया किया हुआ है। देखिएगा जी है, जी के बाद क्या आ रहा है बी आ रहा है, फिर उसके बाद से क्या है आर क्या कह रहा है कि एम, आई क्या कह रहा है डी कह रहा है, एन क्या कह रहा है आई, और डी क्या कह रहा है वाई। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा जी का मान क्या होता है, तो जी का मान 7 होता है, और बी का मान क्या होता है 2 होता है, यानी कि यहाँ क्या हुआ है 7 में से 5 घटाए तभी तो 2 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार क्या होगा यहाँ पे यही क्रिया चलेगा। देखिए जैसे आर का मान क्या होता है 18, और 18 में से 5 घटाए तो क्या होगा 13 होगा, और 13 किसका मान होता है, तो 13 होता है हमारा एम का मान, यानी कि 5 क्या है पहले वाली संख्या में से घटाया गया। क्या किया गया है घटाया गया। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें हम 5 को जोड़ के लिख देंगे। एफ दिया हुआ है ना, तो एफ पे 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसी एफ का मान क्या होता है 6 होता है, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 क्या होता है 11 के होता है, 11 क्या होता है के, यानी कि इसी ऑप्शन से हम पकड़ लिए। आई हो गया मान लीजिए 9 हो गया, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 होगा, और 14 क्या होता है एन होता है, के निकल गया, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो, क्या हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य संख्या को हम रख करके देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके बाद से प्रश्न कर रहा है, इसके बाद से प्रश्न कर रहा है 59 नंबर आपका कि प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है, और 4 मार्ग कर रहा है कि पटना से कोलकाता जाने के लिए है। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कुल कितने मार्ग होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल जो भी मान दिया रहता है ना उसका निकाल देते हैं हम एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो 5 और 4 का क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 हो जाएगा। और इस प्रकार क्या होगा, प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कुल मार्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। अब इसके बाद से देखिएगा प्रश्न कर रहा है 60 नंबर, और 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। सबसे जो ऑप्शन में आपका सटीक दिया हुआ है वह कौन सा होगा। तो कह रहा है कि कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि हर वर्ग एक आयत होता है, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या हो रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग एक आयत है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना। 10वीं क्लास में आपको पढ़ना है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है, प्रत्येक वृत्त को हम दीर्घवृत्त नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा दीर्घवृत्त थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, दीर्घवृत्त कौन है और वृत्त कौन है, सिर्फ से बता दें। देखिएगा ये हमारा वृत्त हो गया, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कलर, इसका कलर जो है पीला वाला, ये वृत्त हो गया। और दीर्घवृत्त देखिए क्या होता है, परवलयाकार होता है, ये वाला होता है। ये वृत्त हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हो गया दीर्घवृत्त। दोनों में अंतर देख रहे हैं। तो कार्य की का प्रत्येक वृत्त यहाँ पे कह रहे हैं कि हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है, प्रत्येक वृत्त दीर्घवृत्त नहीं होता है।
तो सबसे सटीक ऑप्शन कौन होगा कि प्रत्येक के वर्ग एक आयत होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 170 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी क्लब के सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, कोई खेल है, कह रहा है कि 320 से रमी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और दोनों कह रहे हैं कि 220 लोग खेलते हैं यानी भाग लेते हैं, तो क्लब में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। सिंपल है, क्या है, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन और क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। देखिए वृत्त वाला सवाल आइए गया, ये वही हो गया, ये वही हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि करेंगे क्या, सिंपल इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं और जोड़ कर भी बना सकते, घटा सकते हैं। 320 हो गया, 300 कितना हो गया बता दे रहे। 320 क्या है, 320 हमारा है रमी और 350 क्या है तंबोला है, दोनों क्या हो जाएगा 670 हो जाएगा। और कह रहा है कि 220 लोग दोनों खेल को खेलते हैं। 220 क्या करते हैं, दोनों खेल को, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यही हम क्या करेंगे 220 घटा देंगे, यानी कि 0 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 5 और ये क्या हो गया 4, यानी कि कुल रमी और तंबोला खेलने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी 450। कितना हो जाएगा जी 450 हो जाएगा। देखिएगा इसमें हम कैसे बनाएंगे, उभयनिष्ठ कितना ले लेंगे, उभयनिष्ठ हो गया हमारा 220, ठीक है। अब यानी कि देखो जो 320 है ना, इसमें से 220 घट जाएगा इसमें से, यानी कि 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या हो गया आपका 1, यानी कि ये हो गया हमारा 100, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 350 है उसमें से भी क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा वो घटेगा, यानी कि 220 आपका घट जाएगा। तो 0 हो गया, एक हो गया 3 और एक हो गया 1, यानी कि 130। और इन्हीं जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 450 क्या है रमी और तंबोला खेलने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको ज्ञात कर दिया। अब इसके बाद से देखिएगा प्रश्न को देखेंगे, आसानी प्रश्न है। अब इसके बाद से देखिए प्रश्न कर रहा है कि इससे संबंधित प्रश्न है, कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रम का योग क्या है 2/3 है। कितना है 2/3 है। तो कह रहा है कि ए का वर्तमान उम्र क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन से भी हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे और चाहे तो हम यहाँ पे विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि देखिएगा अगर ए का उम्र हम x मानते हैं तो कह रहा है कि 2 वर्ष से पहले, तो पहले का व्युत्क्रम कर रहा है, व्युत्क्रम माने क्या होता है उल्टा होता है। ये मान ले कि अगर 3 दिया हुआ है तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा आपका 1/3, यानी कि अंश वाला हर में चला गया, हर वाला किसमें चला गया अंश में चला है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 2 वर्ष पहले का रहा है ना, तो मान ली कि उम्र मान ली x और व्युत्क्रम लेना है, तो 2 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान अगर x है तो 2 वर्ष पहले क्या होगा x - 2 होगा, और फिर प्लस क्या करें कि 2 वर्ष पश्चात, यानी कि फिर यही क्या हो जाएगा आपका x + 2 बराबर क्या हो जा रहा है 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद के उम्र के व्युत्क्रम का योग क्या है आपका 2/3 के बराबर है। तो देखिएगा थोड़ा सा इसको भाग कीजिएगा ना तो दिमाग पे जाएगा, फिर उसके बाद से आपको मध्य पद तोड़ करके ज्ञात करना होगा। डायरेक्ट हम ऑप्शन रखते हैं उसमें से देखिए कैसे बना देते हैं। मान लीजिए ऑप्शन रखते हैं 4, तो 2 वर्ष अगर मान लो कि व्यक्ति का एक उम्र अगर वर्तमान 4 है तो 2 वर्ष पहले कितना होगा 2 वर्ष होगा, और 2 वर्ष पहले का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2। वर्तमान में 4 हो गया तो 2 वर्ष बाद कितना होगा 6 होगा, और 6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/6। कार्य कि अगर हम दोनों का व्युत्क्रम का योग करते हैं तो कितना आना चाहिए 2/3। देखिएगा लघुत्तम 6 हो गया, द्वितीय कितना 6, और 6 में कौन 6 का हो जाएगा 1, यानी कि 4 बटा कितना हो गया 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन हमारा जो 4 दिया हुआ है यहाँ पे कि ए का उम्र क्या होगा वर्तमान उम्र 4 वर्ष होगा, ये हमारा सही है, ठीक है। अब इसके बाद से देखेंगे हम तीसरा प्रश्न को, कहाँ पे लगे अभी यहाँ प्रश्न है, ये प्रश्न कौन सा प्रश्न था उसके बाद नीचे को रहेगा। पैसा प्रश्न क्या कर रहा है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है।
चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें ब्याज क्या है, तिमाही संशोधित होता है। अब दर कितना दिया हुआ है, तो दर दिया हुआ है 16%। तो जब भी तिमाही संशोधित होगा क्या करेंगे हम, उसमें 4 से भाग लगा देंगे, यानी कि हमारा दर कितना हो गया 4%। और जो समय होगा, समय क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। 3 कैसे होगा, यानी कि 3 तिमाही। 9 का मतलब क्या होता है, 3 तिमाही होता है ना, यानी कि यहाँ पर लगभग 3 वर्ष का काम करना पड़ेगा, ठीक ना। और मूलधन कितना है, पी हमारा है 15,625। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, जब इस तरीके का दिया हुआ है दर और 3 वर्ष का मान लेके हमें चाहिए, ठीक ना, यानी कि 3 को किस्त में देना है तो वही मान लेके 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो करेंगे क्या इसके लिए, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होगा आपका 3R प्लस 2R² बट्टा 100। अब प्लस क्या होता है, R³ बट्टा 10,000। इससे डायरेक्टली क्या करेंगे, हम दर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3R यानी कि 3 गुणे R का मान क्या है 4 है, प्लस 2R, देखिएगा 2R² बट्टा 100, यानी कि 4 के 16 में हम क्या करेंगे, 16 में यहाँ पे 3 होता है, ठीक ना। 3R² होता है तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। 48 में जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.48। अब बट्टा आर का क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब 4 के 16, 16 के 64, इसमें जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.0064। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, सब मान निकल के आएगा 12.4864, ठीक है ना। इतना प्रतिशत क्या होगा, डायरेक्ट हमको निकालना पड़ेगा मूलधन का। डायरेक्ट क्या करेंगे, मूलधन का। तो यही जो हम मान ज्ञात करेंगे, तो मान ज्ञात करेंगे तो देखिएगा होगा क्या, तो ये हमारा निकल जाएगा डायरेक्ट। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद क्या हो जाएगा, आर बराबर लिखेंगे 12 पॉइंट कितना 48 और फिर कितना 64%। तो जब 15,625 का हम निकालेंगे 12.4864 बटा कितना 100 करेंगे तो डायरेक्ट मान कितना निकल करके आएगा, आप लोग पूरा भागा कर दीजिएगा। 1951 जिन्होंने ऑप्शन में टिक किया हुआ है उनका क्या होगा, सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये जो फॉर्मूला पहले बताया उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल लोकल प्रश्न दिया हुआ है 66 नंबर, 10वीं स्तर का प्रश्न है और बिल्कुल वाकई ये शिक्षक भर्ती के लिए प्रश्न होगा आपका। कारण कि यदि समीकरण 3k² - 25 kx प्लस k प्लस 8 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो कार्य की का मान याद करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3kx स्क्वायर माइनस 25 kx प्लस k प्लस 8। k प्लस कितना है, k प्लस कर रहा है कि 8 बराबर 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और कितना दिया हुआ है, तो ये मान दिया हुआ है हमारा 3। तो कह रहे हैं कि के का मान क्या होगा। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है वो क्या होता है, या फिर चर के गुणा में होता है, चर के वर्ग के साथ जो गुणा में होता है वह ए होता है, और ए बराबर क्या है 3 के। बी का मान क्या है, जो चर के साथ गुणा में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा b बराबर हो जाएगा -25 के, और c का मान क्या है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा c का, k प्लस कितना 8। ठीक है, आप लोग देखिए जब 10वीं क्लास के प्रश्न को हल करते समय इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 3 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, तो ये होता है हमारा c/a, यानी कि c/a बराबर कितना हो गया 3 हो गया। और c का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं k प्लस 8, और a का मान कितना है, तो a का मान है हमारा 3 के लिखेंगे यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 3, क्रॉस गुणा करेंगे यानी कि k प्लस 8 है बराबर कितने के कितना 9 के जाकर के उधर घटेगा, यानी कि हो जाएगा आपका 8 के बराबर 8, यानी कि k का मान क्या होगा 8 से 8 कट गया, k का मान हमारा आ गया 1, k का मान कितना निकल के आ गया, k का मान हमारा हो गया। ठीक है ना, इस पर हमने आसानी से क्या किया, इसको हल कर दिया। अब इसके बाद से देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है लॉग का प्रश्न। लॉग शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा सा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, क्योंकि लॉग को पहले तो पढ़ना था 8वीं क्लास में ही 9वीं क्लास में, लेकिन यहाँ पे अब आजकल का जो वर्तमान में जो सिलेबस है
वो हमें वर्ग 12 में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पता लेकिन देखेंगे इसको मन कर रहे हैं। लॉग क्या होगा, लॉग ए बी बराबर क्या होता है, एम होता है। ए बी बराबर क्या होता है, एम। और यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, √2 और पावर इसका क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, m यानी कि जो मान दिया हुआ है 32। मान कितना है हमारा, 32 है। अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक √2 हो गया, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और गुणा में क्या है यहाँ पे x है, बराबर क्या होगा 32। अब इस 32 को हम क्या करेंगे, 2 के घात के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 से गुणा हो गया, यानी कि x/2 बराबर क्या होगा, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। आधार समान है तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि x/2 बराबर 5 हो गया। x/2 बराबर क्या होगा 5, और फिर x बराबर क्या होगा, आधार में 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी कितना 10। x का मान हमने फाइनली कितना निकाल लिया, 10 निकाल लिया, ठीक ना। यानी कि इस प्रश्न का जो हल हुआ वो कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, ठीक है। अब उसके बाद से देखिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न कर रहा है 68 नंबर, कह रहे कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि अतिभुज यानी कि कण √218 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजाओं की लंबाई क्या हो सकती है। यहाँ पे बेहतर होगा कि हम ऑप्शन से चलेंगे। ये यहाँ पे देखिएगा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, थोड़ा सा हम सिर्फ से इसको ले लेते हैं। कलर कौन सा लेके बेहतर लगे, कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए अगर ए हो गया, बी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। कण का मान, ठीक ना, तो कण का मान कर रहा है कि 2 से क्या है 18 है। तो कह रहे कि अन्य 2 भुजाओं के यानी कि लंब और आधार का मान क्या हो सकता है, तो ऑप्शन से लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, कण के वर्ग के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि वो लंब एवं आधार हो गया, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो गया, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो गया। ये कितना हो गया 6, 8, 10, 306 हो गया। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 218 ही है, पहले का तो गलती हो गया। दूसरा क्या करें कि 10 नहीं 100 है, और 16 16 हाथ 256, 16 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 356। ये खत्म है रूट में 356 तो है नहीं, 218 है। और उसके बाद से क्या कर रहा है 11 11 121 और 5 5 25। अगर इसका भी हम आधार और लंब लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। यानी कि ये रूट में 146 आ रहा है। तो तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं, यानी कि क्या लिखेंगे आप उक्त में से, यानी कि जो ऑप्शन दिया उसमें से कोई नहीं, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक ना। बीपीएससी में 3 नंबर ऑप्शन भी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आसानी प्रश्न था, थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, तो आप प्रश्नों को यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैथ को इसमें हल करना है तो हम जहाँ तक देखें इतना प्रश्न को हल करने के बाद बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता नहीं तो आप फंसेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक ना। कुछ लोग आउट भी लगेगा, पहले इस सब प्रश्न रेलवे में देता था इस तरीके का, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर रेलवे का ही प्रश्न है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। रूट में क्या है 1 प्लस कह रहा है कि 27/169 बराबर 1 प्लस x/13। अब इसको रूट में ही हल करेंगे। 169 हो गया, 169 एक बार में होगा, एक बार 169 में भाग लेगा ना, तो 169 से 1 में गुणा करेंगे, लेकिन 169 हो गया। 169 में 169 से भाग देंगे तो एक बार में 27 से क्या करेंगे गुणा करेंगे 1 में, तो 27 हो जाएगा। अब बराबर 1 प्लस क्या हो गया x/√13। तो इसको जो हम जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा हमारा 496। कितना हो जाएगा, नहीं 196 होगा, 196/69 रूटे में रहेगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस x/13। अब 196 क्या होता है, रूट में से निकलेगा 14 और 69 का निकलेगा 13, ठीक है। अब 1 इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर हम लिख देंगे x/13। 1 हो गया यहाँ पे, ये 13 लिख दिए, ये 14, और ये क्या होगा यही घटेगा, ये कहीं घटेगा, ये घटेगा हमारा 13। कितना घटेगा, बटन का सिंबल घटाओ करेंगे तो x/क्या हो गया 13। इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 1/13 बराबर हो जाएगा हमारा x/13। आधार से आधार क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा खत्म, यानी कि x का जो मान निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार हमने क्या किया, इसका आंसर हमने 1 ज्ञात कर लिया, ठीक है।
अब इसके बाद से 70 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिएगा 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ थोड़ा सा अगर आउट ऑफ सिलेबस 2-4 प्रश्न देखा जा रहा है यहाँ पे, नहीं तो बाकी प्रश्न बनने वाले नहीं थे। ठीक है, अब मैच कीजिएगा कि इसका कितना सही होगा। कह रहे कि किसी धातु के एक ठोस से गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या किया है, पहले देख लेते हैं। कह रहे कि कोई गोला है और गोला को पिघला करके क्या कर रहा है, कह रहा है कि वो तार क्या होता है, बेलन के आकार का होता है, पतला होता है। तो आयतन क्या करेंगे, आयतन से तुलना करेंगे। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिएगा पाई से पाई तो खत्म हो गया यहाँ पे। बाकी हम मान रख देते हैं जो मान दिए हुए 4/3, और जो गोला है उसका त्रिज्या कितना कर रहा है, 3 कर रहा है ना, तो सिंपल लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्यास, बेलन का व्यास कर रहा है, बेलनकार जो आपका तार है, कह रहे कि उसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है, व्यास 4 है तो त्रिज्या का होगा 2 होगा ना, तो 2 गुणे 2 कर लेंगे, और 1 सेंटीमीटर उसका लंबाई हमें ज्ञात करना है। डर लीजिएगा, 3 से 3 खत्म, और 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म, यानी कि इस बराबर क्या आ गया, 3 के 9। इसका मान कितना हो गया हमारा, 9 मीटर। यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी मात्रक होगा ना, मात्रक एक ही होगा, यहाँ पे मिलीमीटर हो गया, परसेंट तो हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो, बाकी जो आपका जो ओरिजिनल पेपर था उसमें हमारे ख्याल से एक ही मात्रक होना चाहिए। ठीक है, तो आसानी से हम याद कर लें कितना हो जाएगा तार की लंबाई। तार का लंबाई हो जाएगा आपका 9 हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो या मिलीमीटर हो, आप लोग उसको देख लीजिएगा, लेकिन फिक्स है कि क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे कह रहा है क्रय विक्रय वाला प्रश्न है, क्रय विक्रय मूल्य इसमें ज्ञात करना होता है। कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कह रहा है कि उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। कह रहा है कि कोई विक्रेता है 30 को कुर्सी बेच रहा है, तो 6 को कुर्सी के बराबर उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि वो कितना प्रतिशत का और नुकसान सह रहा है। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, कितना का हानि हो रहा है, 6 का। तो अब देखिए 30 को कुर्सी बेच रहा है ना, तो जितना हानि होगा ना, क्या करेंगे, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने पर जितना भी मान ली कि वस्तु बेचेगा और जितना का हानि होगा उसमें हम क्या करेंगे, उतना वस्तु को जोड़ देंगे। सिंपल क्या हो जाएगा, 6 बटा हमारा गया 36, इसी के साथ क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। कितना का गुणा, ये क्योंकि प्रतिशत हानि पूछ रहा है, 1/6 हो गया, यानी कि 100 बटा का हो जाएगा 6, कटाएंगे तो 3 हो गया, क्या हो गया 50। जब 50 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 पूरा 2 बटा क्या हो जाएगा, 3%, यानी कि ऑप्शन में हमारा दिया हुआ यहाँ पे बी नंबर। ऑप्शन में क्या है, बी नंबर। अगर यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे प्रश्न कहता है कि 30 कुर्सियों को बेचने पर एक व्यापारी को 6 कुर्सियों के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जब लाभ कहेगा ना, तो जो बिका हुआ वस्तु यहाँ पे हम हानि में जोड़े हैं, लाभ में वही क्या होता है, घट जाता, यानी कि 6/24 हो जाता, और 6 का 24 कितना, 4 बार में, और 4 से भाग देने की 25% का क्या हो जाता है, उसको लाभ हो जाता है। लेकिन हानि हो रहा है तो कितना का हो रहा है, 16/2/3 का। अब इसके बाद से प्रश्न को हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न बहुत ही सुंदर दिया हुआ है कि दो संख्याओं की, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, तो आखिर बच्ची वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हम ऑप्शन से चलेंगे तो बेहतर होगा। कह रहे कि 2 संख्या जो दिया हुआ है ना ऑप्शन में, उसका गुणनफल कितना है, 36 है। तो गुणनफल देखिएगा यहाँ पे पहले का ऑप्शन अगर हम देते हैं, तो पहले का ऑप्शन क्या है, 73 है, यानी कि गुणनफल 7 21 हो गया। दूसरा का ऑप्शन क्या है, 49 है, यानी कि 9 चौके का हो जाएगा 36 हो जाएगा। और तीसरा का ऑप्शन क्या है, 84, यानी कि 8 चौके 32। तो गुणनफल तो 36 एक ही में हो रहा है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि गुणनफल 36 है, लेकिन उसमें से जब हम 45 घटाते हैं तो संख्या का अंक बदलता है। 45 घटाइएगा ना, तब 45 घटाइए तो माइनस में हमारा चला जाएगा 9, तो ये तो गलती हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि अंक बदल कर, यानी कि कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। 36 है तो 36 उल्टा क्या होना चाहिए, 63। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, यानी कि क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न था, ऑप्शन से ही इसको कर लेना था, ऑप्शन से ही क्या करना था, हल करना था। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, वर्ग 9 में इस तरीके का प्रश्न को हल करना है।
यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो कह रहे हैं कि हमें इसका मान ज्ञात करें। इससे पहले वो सूत्र लिख देते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। यानी कि इसको ऐसे भी ले सकते हैं ए क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। यानी कि जरूरत पड़ा तो 3abc बराबर क्या लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और जरूरत पड़ा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर लिख देंगे हम 3abc। अब जो मान दिया हुआ उसका मान हमें निकालना है। ए स्क्वायर बटा क्या है bc प्लस से बी स्क्वायर बटा क्या है, तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है सी ए, अब प्लस से सी स्क्वायर बराबर क्या है ए बी है। हम सिंपल लघुत्तम क्या ले लेंगे, सिंपल लघुत्तम ले लेंगे ए बी सी। तो ए बी सी में जब बी सी से भाग देंगे तो ये बचेगा, और ये से क्या होगा अंश में गुणा होगा, यानी कि ए क्यूब हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे ए बी सी में सी ए से भाग देंगे यानी कि बी बचेगा, और बी से क्या होगा गुणा होगा, यानी कि बी स्क्वायर है तो बी क्यू हो जाएगा जब बी से गुणा होगा। तो उसी प्रकार ए बी सी में जब हम ए बी से भाग देंगे तो सी बचेगा, और सी स्क्वायर के साथ जब सी का गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा सी क्यू। अभी हमने बताया था कि जरूरत पड़ा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या लिख लेंगे 3abc। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3abc, और बटा में क्या है आपका abc है, तो abc से abc खत्म, यानी कि क्या हो गया आपका जो मान निकल के आना चाहिए कितना आ गया 3 आ गया। तो थोड़ा सा देखने में तो आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ा ये है नहीं। ठीक है, आसानी से हमने क्या कर लिया, इसका मान 3 ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से हम 74 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 74 देखिएगा, ये बहुत पहले वर्ग 10 में प्रश्न हल करने के लिए आता था। जब पैटर्न 10वीं क्लास का 2010 में चेंज नहीं हुआ था तब ये प्रश्न मिलता था देखने के लिए। ठीक है, उसी को आधार बना करके यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंपल इसको क्या करते हैं, दिया है ना 4 और x, 4 का पावर क्या है x प्लस 1 है, प्लस फिर क्या है 4 और 1 का पावर क्या है -x बराबर क्या है 10 है। तो देखिए जब इसको हम नियम से हल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम ऑप्शन के द्वारा हल कर लेते हैं, ऑप्शन उठा करके इसमें डालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक रख के देख लेते हैं। एक तो होगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर एक रखते हैं तो 1 और 1 2, यानी कि 4 का पावर 2 तो 4 का 16, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे 10 से लाना है, दोनों को जोड़ करके पहले ही हमारा क्या हो गया 16 हो गया, तो गड़बड़ है। 1/2 रखते हैं, तो 1/2 में 1 2 जोड़ेंगे यानी कि 4, और इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस से 1 में से क्या होगा आपका x का मान 1/2 घटेगा, यानी कि क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 4 का हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया ना, यानी कि 2 का पावर बच गया 3 और प्लस कितना, इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2 का मतलब 4, और रूट में से निकल जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या होता है 8 और प्लस 2 8 में कितना हो गया 10, यानी कि ये वो ऑप्शन हमारा क्या है 1/2 जो रखे वो सही है। लेकिन इस ऑप्शन को भी चेक कर लेना है कि सही ये इससे भी मान आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमें ऑप्शन ई का भी ध्यान रखना है, उपयुक्त तो सभी भी हो सकता है। ठीक ना, सॉरी बेटा दिए अच्छा रख लेते हैं। माइनस में रखना है तो क्या हो जाएगा 4 का पावर x के में से घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा रूट में कितना 4, और फिर क्या हो गया यहाँ पे माइनस से और माइनस में जुट जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 4 का पावर कितना 3/2। तो फिर तो वही बात होगा, इसका 2 हो गया और इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 10। यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका दोनों सही है। ठीक है, यानी कि -1/2 भी सही है और 1/2 भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी क्या होगा 1 से अधिक यहाँ पे होगा, 1 से क्या होगा अधिक। अब उसके बाद से देखिएगा 75 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 75 नंबर सवाल में बिल्कुल 10वीं क्लास का है, अलजेब्रा है। कह कि x³ - 3x² प्लस से x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल से फल में क्या हो रहा है इतना प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे कि gx का मान क्या होगा, हमें gx का इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे 10वीं क्लास में भी कि क्या होता है आपका px बराबर होता है px बराबर gx गुणे qx का प्लस क्या होता है rx होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुपद तो दिया हुआ है, यानी कि px का मान दिया हुआ है यहाँ पे x³ माइनस क्या है 3x² प्लस x और प्लस 2, और gx का मान क्या है gx का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि gx का तो gx ही रह गया, लेकिन qx क्या दे यहाँ पे दे रहा है ना कि भागफल हमारा, तो भागफल qx होता है
तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा, आर एक्स जो है वो माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे करते क्या है, इसको डायरेक्ट इधर ला करके हम जोड़ घटा कर देते हैं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इधर 2x माइनस में तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर क्या हो जाएगा gx, और गुणे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस कितना 3x स्क्वायर, और 4 गो 2 गो एक्स यहाँ पे, 1 गो एक्स यहाँ पे, 3x हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 4 हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 4 है ना, ठीक है ना, तो 4 में से 2 कट जाएगा कि माइनस 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया gx और गुणे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसी से क्या करेंगे, हम भाग देंगे तो gx का मान निकलेगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं पूरा सिस्टम को, और फिर हल करके इसको हम डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और भाग कितना से लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमने आपको दूसरे क्लास में बताया था कि पी एक्स के प्रथम पद में क्या करेंगे, x से भाग देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भागे तो एक्स बारे भाग लगेगा ना, यानी कि एक्स से इन तीनों पदों में हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक में एक से गुणा करेंगे तो हमारा एक से हो जाएगा। घटाने के क्रम में चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ही कट गया, और 3 गो में से ये वो घट गया, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और माइनस में 2 लगे हैं, यानी कि अब कितने बार में भाग लगेगा, तो gx का काम हमारा कितना कर रहा है 2x स्क्वायर कर रहा है, और यहाँ पे क्या है px का प्रथम पद x स्क्वायर है, कट गया, यानी कि माइनस 2, कितना आ गया माइनस 2 बार में भाग लगेगा। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे यहाँ पे क्या है माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो 75 नंबर प्रश्न को हमने आसानी से कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न दिया हुआ है, अंतिम प्रश्न हमारे ख्याल से मैथ का होगा, और ये क्या है आपका क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति से है, ठीक है, अंतिम प्रश्न है। आपने देखा कि एक एक करके हमने सभी प्रश्नों को लगभग आसानी से ही कर लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस जिन बच्चों का होगा, ठीक है ना, वो आसानी से यहाँ पे प्रश्न को हल कर सकते हैं। करें एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। एक अर्धगोला पर शेप से इसको हम हल करते हैं, शेप हम निकाल लेते हैं, ये हमारा हो गया अर्धगोला, इसमें तो हमारा पलट जाएगा, इसको डाल देते हैं, हम ऊपर नहीं ऊपर से बना लेते हैं, ऐसे करके अर्धगोला बनाएंगे तो अर्धगोला हमारा बन जाएगा, ऐसे करके अर्धगोला हो गया। और कह रहा है कि क्या है, इसके ऊपर ये वो शंकु है, शंकु हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि संपूर्ण जो खिलौने की ऊंचाई है वह कह रहे हैं कि 14.5 है, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यानी कि देखिए यहाँ व्यास दिया हुआ है ना 7 सेंटीमीटर है, शंकु और गोला दोनों का मिला करके, तो व्यास का आधा त्रिज्या यानी कि क्या होगा, आर हो जाएगा हमारा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, आइए इधर भी हो जाएगा आपका 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5, यानी कि संपूर्ण ऊंचाई में से अगर हमें शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 3.5 घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 11 कितना सेंटीमीटर, 11 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ठोस बना हुआ है ना, इसका आयतन ज्ञात करें, क्या कह रहा है आयतन ज्ञात करें, पाई बराबर क्या है 22/7, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जगह नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल है, शंकु का आयतन बटा क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस से, अर्धगोला का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, कॉमन क्या हो सकता है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है इसमें। यहाँ पे क्या बच गया हमारा एच, और 1/3 तो हमने ये लिए हैं, ठीक है, तो 1/3 ले लिए तो बचा क्या है 2, आर स्क्वायर भी ले लिए तो 2r बच गया, कितना बच गया है 2r। अब यहाँ पे मान रखेंगे 1/3 हो गया, अब पाई का मान 22/7, और आर क्या है, आर हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 7 दिया हुआ है व्यास, तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो गया,
और फिर यहाँ पे एच क्या है 11 है, और 2 हो गया, आर का मान क्या है 7/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 7 से 7 खत्म, 2 से आपका 11 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 11, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 11 7 30 77 और बटा में क्या हो गया 3, और गुणा में देखिएगा क्या हो रहा है 11 गो और 2 से 2 कट गया यानी कि 7 बच सकता है, 11 गो और 7 गो कब हो गया 18 गो, यहाँ पे 3 से कटा देंगे यानी क्या होगा 6 होगा, 3 से कितना 18, यानी कि 77 में जब हम क्या करेंगे किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे, वहीं हमारा क्या निकल जाएगा आ जाएगा आयतन। तो मिस्टेक हो क्या जी 3 से 18, 11 7 18 हो गया 6, 7 8 56, 7 7 6 42, 2 होना चाहिए, 3 कहाँ से आ रहा है, कहीं पर हो सकता है कि मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। 1/3 हो गया 22/7, यहाँ पे 11 7 77, ओहो यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हुआ थोड़ा, 3 6 हुआ, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो 6 है, थोड़ा सा इसको हम कट करके दे देते हैं, थोड़ा सा करिए गड़बड़ हो गया, ठीक है, घबराना नहीं है, आसानी से इसको कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा आपका 77/6 और इसका क्या आ रहा है 18 आ रहा है ना, आप कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, डिविजन उठिए, डिविजन 1 हो गया, और 7 के क्या हो जाएगा 7 के 21, 7 के 21 और 2 23 यानी कि 321। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद देखिएगा 77 नंबर यानी कि अंतिम प्रश्न है, कह रहे कि माता पिता के संतति में लक्षणों को पहुंचाने की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो ये होता है अनुवांशिकता के कारण, ठीक है ना। जैसे कि देखिएगा कि माता या पिता का शक्ल क्या होता है संतान से, संतान का शक्ल माता पिता से मिलता है, तो ये क्या है अनुवांशिकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि बीपीएससी में जो 1 to 5 के लिए जो पेपर हुआ था बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें जो 30 मैथ रीजनिंग के प्रश्न थे उसको हमने एक एक करके हल किया, और आप इसका मैच किए होंगे और आपको लगा होगा कि हमने कितना प्रश्न को सही किया और कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ है। तो जहाँ पर भी आप में कमी है सुधार कीजिए, क्योंकि आने वाले समय फिर से आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से मैथ को आसान भाषा में सीखना और समझना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।